नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस दरबार में हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है आशीष। दोस्तों, आज हम लोग हरित क्रांति से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करेंगे, तो आप सब वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। साथ ही साथ मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि मैंने हरित क्रांति के बारे में विस्तृत रूप से पढ़ाया है। जिन लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है, मैं डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक दे दूँगा। आप वहाँ से पढ़ के फिर इन प्रश्नों को करेंगे तो बहुत ही आसानी रहेगी। सबसे पहला प्रश्न है कि हरित क्रांति को किस वर्ष अपनाया गया था? 1947, 1991, 1955 या 1966? तो 1966-67 में हरित क्रांति को शुरू किया गया था। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, नई कृषि रणनीति के अंतर्गत भारत में हरित क्रांति की शुरुआत किस दशक में की गई थी? तो दशक की बात आएगी तो आपके ऑप्शन है 1960, 1970, 1980 या 1990। तो 1966 में शुरू हुई थी, इसका मतलब 1970 वाला दशक होगा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, फसल बीमा योजना का प्रारंभ किस वर्ष किया गया? 1997, 1985, 2001 या 2004? तो फसल बीमा की योजना की शुरुआत की बात की गई है तो 1985 में शुरू हुई थी, इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि किस देश को नॉर्मन बोरलॉग के निवास स्थल के नाम से जाना जाता है? न्यूजीलैंड, मोरक्को, ऑस्ट्रेलिया या यूएसए या कह सकते हैं संयुक्त राज्य अमेरिका? तो इसका सही जवाब हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग कहाँ के निवासी थे? तो ऑप्शन डी संयुक्त राज्य अमेरिका के। अगला प्रश्न है, भारत की हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? नॉर्मन बोरलॉग को, राजकृष्णा को, वर्गीज कुरियन को, एम स्वामीनाथन को? तो जब कभी भी बात आएगी भारत की हरित क्रांति की तो हम बताएंगे एम एस स्वामीनाथन को। साथ ही साथ विश्व की हरित क्रांति की बात करेंगे तो हम नॉर्मन बोरलॉग को बताएंगे। और कभी कभी पूछा जाता है हरित क्रांति का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? तो विलियम गेट ने किया है। मैंने बहुत अच्छे तरीके से वीडियो में पढ़ाया है, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है, आप वहाँ से तैयारी जरूर करें। अगला प्रश्न है, विश्व हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? एम एस स्वामीनाथन को, नॉर्मन बोरलॉग को, एपीजे अब्दुल कलाम को या आर के रवि? तो मैंने अभी बताया था कि विश्व के अगर हरित क्रांति के जनक पूछे जाएंगे तो हम लोग बताएंगे नॉर्मन बोरलॉग को। प्रश्न संख्या 7 है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। शक्कर घरेलू उत्पाद के रूप में भारत में कृषि का कितना भाग है? 14%, 22%, 50% या 33%? तो सकल घरेलू उत्पाद या कह सकते हो जीडीपी कहा जाएगा, तो इसमें भारत का जो योगदान है वो 14% है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि भारत में हरित क्रांति किन फसलों में सफल रही? गेहूं और आलू, गेहूं और चावल, तिलहन और चावल, और इसके साथ साथ दाल और मक्का? तो जो हरित क्रांति है ये सफल रही है गेहूं और चावल में, ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 9 है, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है कि हरित क्रांति के अंतर्गत HYV का क्या मतलब था? सबसे पहला ऑप्शन है रासायनिक खाद का निर्माण, उच्च पैदावार वाली किस्म के बीज, अच्छे कीटनाशक का निर्माण या उपरोक्त सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा उपरोक्त सभी। अगर इसको और थोड़ा हम डिस्प्लेन करें तो हम ये कह सकते हैं ये एक प्रोग्राम चलाया गया था HYVP। तो HYVP हाई यील्ड वैरायटी प्रोग्राम था, तो इसका मतलब था कि हमें अच्छी किस्म पैदा करना है, अच्छे कीटनाशकों का निर्माण करना है और साथ ही साथ खादों का निर्माण करना है, जिससे कि हमारे जो फसल की उर्वरकता है ये और अधिक बढ़े। अगला प्रश्न संख्या 10 है कि हरित क्रांति का प्रथम चरण चलाया गया 1960 के दशक के मध्य से 1970 के दशक के मध्य, 1970 के दशक के मध्य से 1980 के दशक के मध्य। अगला है 1950 के दशक के मध्य से 1960 के दशक के मध्य। फिर डी ऑप्शन है 1980 के दशक के मध्य से 1990 के दशक के मध्य। तो प्रथम चरण पूछा गया है, तो प्रथम चरण की बात करेंगे तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1960 के दशक से 1970 के दशक के मध्य, ऑप्शन इसका सही हो जाएगा ए। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति का दूसरा चरण कब से कब तक चला? तो 1960 के मध्य के दशक से 1970 के मध्य, दूसरा है 1970 से 80 के मध्य, इसके अलावा 1980 से 1999 और ऑप्शन डी है 1950 से 1960। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1970 से 1980 के मध्य। प्रश्न संख्या 12 है,
भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए सदाबहार क्रांति शब्द का प्रयोग किसने किया था? नॉर्मन बोरलॉग, R.K.V. राव, M.S. स्वामीनाथन, राजकृष्ण। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही, M.S. स्वामीनाथन ने जो है सदाबहार क्रांति का शब्द का प्रयोग किया था। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 13 है कि उन्नत पैदावार वाली किस्म के बीज HYV की शुरुआत किस फसल से की गई? दाल से, बाजरा, गेहूं या जो है तिलहन। तो गेहूं को सबसे ज़्यादा बढ़ावा दिया गया था, ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 14 है कि हरित क्रांति के अंतर्गत किन बातों पर जोर दिया गया? रासायनिक खादों का प्रयोग, HYV बीजों का प्रयोग, कीटनाशकों का बेहतर प्रयोग या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो हरित क्रांति के अंतर्गत जो है इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नहीं, इनमें से सभी। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा, इनमें से सभी, क्योंकि रासायनिक खादों के प्रयोग पे भी जोर दिया गया, HYVP प्रोग्राम पे भी जोर दिया गया, और या कह सकते बीजों का प्रयोग, और साथ साथ कीटनाशकों को बेहतर प्रयोग में, क्योंकि इसमें एक चीज़ भी की कमी हुई, पता चला आपका बीज अच्छा है परंतु उसमें कीड़े लग गए, आपके पास जो है कीटनाशक नहीं है तब भी फसल खराब हो जाएगी, रासायनिक खाद नहीं डालेंगे उसको उर्वरता नहीं मिलेगी तब भी फसल खराब हो जाएगी। तो सभी का योगदान है, सभी बातों पर जोर दिया गया है। प्रश्न संख्या 15 है कि हरित क्रांति के अंतर्गत HYV बीजों के आरंभिक साइट के रूप में सर्वप्रथम किस राज्य को चुना गया था? पंजाब, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश। तो इसका सही जवाब हो जाएगा पंजाब। पंजाब को चुना गया था प्रथम साइट के रूप में। उसके अलावा साथ ही साथ पंजाब को बाद में उत्तर प्रदेश वाला क्षेत्र चुना गया था, और इधर बिहार वाला क्षेत्र कुछ चुना गया था। तो वो सब प्रथम साइट पूछा गया, तो हम पंजाब ही बताएंगे। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के अंतर्गत स्वतंत्रता के बाद भारत में किस फसल के उत्पादन में वृद्धि हुई? तो आपके ऑप्शन हैं चावल, बाजरा, गेहूँ, दाल। तो गेहूँ में हुई थी, ऑप्शन सी। प्रश्न संख्या 17 है, हरित क्रांति का प्रभाव भारत में उगाई जाने वाली किस फसल पर सबसे अधिक पड़ा? मक्का, गेहूँ, ज्वार, बाजरा। तो अभी आपने जाना है कि सबसे ज़्यादा जो असर पड़ा है या प्रभाव पड़ा है वो गेहूं पे पड़ा है, ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 18 है कि हरित क्रांति के दौरान चावल के उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा? आंशिक रूप से बढ़ा, आंशिक रूप से घटा, कोई प्रभाव नहीं पड़ा या इनमें से कोई नहीं। तो कह सकते हो आंशिक रूप से बढ़ा था, क्योंकि चावल और गेहूं यही दो है उन पे बढ़त हुई थी, और जितने मोटे अनाज वाले थे उनमें घटत महसूस की गई थी, कैसे वो उसका गिराव आया था। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के दौरान मोटे अनाज और दलहन के उत्पादन पर क्या प्रभाव? तो हमने बताया था कि इसमें क्या आई थी, कमी आई। क्यों? क्योंकि ये गेहूं हो गया और चावल हो गया, ये पतले वाले अनाज में आते हैं, तो इसमें क्या था कि इसमें बढ़ाव आया था, और जो घटाव किस में आया था या कमी किस में आई थी, तो मोटे अनाज में। अगला प्रश्न है, द्वितीय हरित क्रांति का उद्देश्य किन फसलों के लिए था? चावल के उत्पादन के लिए, तिलहन के उत्पादन के लिए, दलहन के उत्पादन के लिए, या इनमें से सभी के लिए? तो इनमें से सभी के लिए। क्यों? क्योंकि उस समय तिलहन हो गया, दलहन, इन पर ज़्यादा फोकस नहीं हो पाया था, लेकिन जब द्वितीय हरित क्रांति आई उसका उद्देश्य यही था कि हमें अब गेहूं तो हो ही गया, बढ़ गया है, तो तिलहन, दलहन, इन सबको और बढ़ावा देना है। प्रश्न संख्या 21 है कि हरित क्रांति के बुनियादी तत्व निम्नलिखित में से क्या थे? खेती के क्षेत्र का विस्तार करना, दोहरी फसल का विचार, HYV बीजों का प्रयोग, उपरोक्त में से सभी। तो हो जाएगा सभी। क्यों? क्योंकि खेती जितना अधिक होगा उतनी ज़्यादा पैदावार होगी, और एक बार ऐसा किया जाए कि एक फसल के साथ दो दो फसल बोई जाए। जैसे एक मान लो ज़मीन वाले स्तर की है, एक जो है जैसे मान लो मक्का हो गई, मक्का तो ऊपर बीज उसमें फल लगेंगे, लेकिन इसके साथ में अगर मूंगफली बो दी जाए तो ज़मीन में लगेगी, तो दोनों काम हो सकते हैं। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला प्रश्न है, हरित क्रांति की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? हरित क्रांति की पूछी गई है, पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी या तीसरी या चौथी? तो हरित क्रांति की शुरुआत आपने अभी जाना था 1966-67 के मध्य में हुई, तो इसका मतलब उस समय तीसरी पंचवर्षीय योजना चल रही थी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। प्रश्न संख्या 23 है कि हरित क्रांति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? M.H. राय, इसके अलावा नॉर्मन बोरलॉग, और M.S. स्वामीनाथन और विलियम गार्ड। तो अगर यहाँ पे बात आए कि प्रतिपादन किसने किया है, तो अगर भारत में पूछा जाएगा तो हम बताएंगे M.S. स्वामीनाथन को, और अगर विश्व का पूछा जाएगा तो नॉर्मन बोरलॉग को। अगला प्रश्न है, हरित सोना क्रांति का संबंध किससे है? कपास के उत्पादन से,
स्वर्ण के उत्पादन से, नारियल के उत्पादन से या बांस के? तो बांस को जो है हरित सोना बोला जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। और आज का अंतिम प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि गंगा क्रांति किससे संबंधित है? स्त्रियों की सुरक्षा के लिए, गंगा की सफाई के लिए, देश को शराब से छुटकारा दिलाने के लिए, या ऑप्शन डी भ्रष्टाचार के खिलाफ सदाचार पैदा करने के लिए? तो इस प्रश्न का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है कि गंगा क्रांति किससे संबंधित है। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। और यदि आप वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहे हैं तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कहीं ना कहीं आपके जो आगामी पेपर है UPSSC पिट, उसमें इस वीडियो का बहुत अधिक योगदान रहेगा। तो आप सब इस वीडियो को एक बार फिर देख लें अगर आपको नहीं समझ में आया या क्वेश्चन नहीं याद हुए हैं तो, और आपको आसानी हो जाएगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।